टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी सेक्शन में थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सभी थ्योरीज को हम एक ही वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी डिटेल में सभी थ्योरीज एक एक करके हमने सभी थ्योरीज की डिटेल्ड वीडियो भी की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम सभी थ्योरीज को रिवाइज करने वाले हैं। तो थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन थ्योरीज सेक्शन से ही आपके साइकोलॉजी सेक्शन में पूछे लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो ये थ्योरीज है, हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है। कौन कौन सी थ्योरीज हमने पढ़ी है एक बार देख लेते हैं। जैसे साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि सिगमंड फ्रूड की ये दो थ्योरीज हैं। उसके बाद हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करेंगे, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। और उसके बाद हम कॉग्निटिव थ्योरी हम 3 तरह की थ्योरी पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी, विगोट्स्की की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी। और बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हम 4 तरीके की बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हम पढ़ते हैं, पेवलोव की थ्योरी और जेबी वॉटसन की थ्योरी। ये 2 थ्योरी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये 4 थ्योरीज हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। और एक है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि एल्बर्ट बेंडुरा की थ्योरी है। तो सबसे पहले आप यही जान लेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही बनता है। तो अब हम एक एक करके इन थ्योरीज को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी साइको एनालिटिकल थ्योरी की। साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये किसने दी थी? ये सिगमंड फ्रूड ने ये थ्योरी दी थी। सिगमंड फ्रूड का नाम आप याद रखेंगे। सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। इसीलिए सिगमंड फ्रूड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि सिगमंड फ्रूड ने क्या थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उसके बाद साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो फीलिंग्स पे बेस्ड है। फीलिंग्स पे बेस्ड, ये पॉइंट्स भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि साइको एनालिसिस जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? फीलिंग पे वो बेस्ड थी। सिगमंड फ्रूड ने क्या था? अपनी थ्योरीज में माइंड की बात की थी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी। सबकॉन्शियस माइंड का जो दूसरा नाम है वो प्री कॉन्शियस माइंड भी होता है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सिगमंड फ्रूड ने अपने थ्योरीज में कौन कौन से माइंड की बात की थी। तो ये 3 जो आपको याद रखने हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप यही याद रखेंगे। उसके बाद आप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा थोड़ा आप ये रिवाइज कर लेंगे कि कॉन्शियस माइंड जो होता है इज अ पार्ट ऑफ माइंड दैट कंटेन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन। कॉन्शियस माइंड ऐसा पार्ट होता है माइंड का जिसमें हम क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, परसेप्शन होते हैं। यानी कि जो हम प्रेजेंट में हमारे दिमाग में चल रहे हैं, कोई थॉट्स है, फीलिंग्स है, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो है वो चीजें सेव होती हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड इज डीपेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माइंड, कंटेन्स मेमोरी, डिजायर, फीलिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें होती है जो पास्ट के एक्सपीरियंस आपके होते हैं, जैसे कोई मेमोरी आपकी होती है, जैसे फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल होते हैं, तो ये आपकी पास्ट मेमोरी है, आपकी एक्सपीरियंस है। कोई डिजायर्स हो गए, फियर्स आपके हो गए, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें रहती हैं। तो यानी कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो प्रेजेंट से एक तरीके से रिलेटेड है, जो प्रेजेंटली हमारे माइंड में जो थॉट्स, फीलिंग चल रही है, और अनकॉन्शियस माइंड का जो रिलेशन है एक तरीके से पास्ट से है, यानी कि जो हमारे माइंड में मेमोरी है, डिजायर्स है, फियर्स है, वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहते हैं। तो ये 2 तरीके के जो हमने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद अब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा नाम है जो है वो प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि प्री कॉन्शियस माइंड में ऐसी मेमोरीज और थॉट स्टोर होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियसनेस में बिल्कुल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो चीजें नहीं होती है वो क्या होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है। फॉर एग्जांपल, जो चीजें हमें जोर देकर याद आ जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो है वो कोई क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हो तो आपको कई बार वो याद नहीं आ रहा होता है, पर लेकिन जब आप उस टाइम जोर लगाते हो, एग्जाम में याद करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या था? आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ होता है। तो ये था सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का माइंड का कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। ये वैसे जो है वो हमने डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से हमने ये पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने वो साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसी जो ये साइको एनालिसिस थ्योरी है, इसमें सबसे पहले कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात सिगमंड फ्रॉइड ने की, और साथ ही साथ इसी थ्योरी में जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो के कंसेप्ट की बात भी इसी थ्योरी में की थी। तो इड, ईगो, सुपर ईगो से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं? तो इड, ईगो और सुपर ईगो से क्वेश्चन आता है कि इड जो होती है वो बाय बर्थ होती है और कौन से प्रिंसिपल में जो है वो ऑपरेट होती है इड? तो प्लेजर प्रिंसिपल पर जो है वो इड ऑपरेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इड से। उसके बाद ईगो से क्वेश्चन बनता है कि ईगो क्या होता है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर जो है वो वर्क करता है और डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है क्रिएट, वो ईगो से ही होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये 2 पॉइंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि प्लेजर प्रिंसिपल पर कौन काम करता है? तो इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और सुपर ईगो जो होता है वो ऑपोजिट होता है ईगो का, सुपर ईगो जो होता है वो ऑपोजिट होता है, बिल्कुल इड का ऑपोजिट होता है सुपर ईगो। जो सुपर ईगो है वो सोसाइटी से हमें मिलते हैं, ये मोरालिटी, सोशल फैक्टर और कल्चरल इन्फ्लुएंस से जो है वो बेस्ड होता है सुपर ईगो। ये हमने आपको ऑलरेडी जो है वो डिटेल्ड वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में जो हम एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, हम सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, हम एक तरीके से रिवीजन के फॉर्म में कर रहे हैं। तो आप रिवाइज करते हुए ये चलेंगे कि इड क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ईगो क्या होता है। ये बात जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में बात की थी। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड की जो दूसरी थ्योरी है वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी से ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी स्टेजेस की बात की थी? 5 स्टेजेस थी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ओके, ये स्टेजेस थे। इनका कई बार टाइम पीरियड भी आता है कि बर्थ से 1 ईयर तक जो होता है वो ओरल स्टेज होता है, 1 to 3 ईयर्स तक एनल स्टेज होता है, 3 to 6 ईयर तक फेलिक स्टेज होता है और 6 to प्यूबर्टी जो होता है वो लेटेंसी स्टेज होता है, और प्यूबर्टी ऑनवर्ड जो चलता है हमारा जेनिटल स्टेज बनता है। तो प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन बना है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में लास्ट स्टेज कौन सी है? तो लास्ट स्टेज कौन सी होगी? 5th स्टेज होगी। तो लास्ट स्टेज कौन सी है? जेनिटल स्टेज। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना हुआ है इस थ्योरी में। तो और क्वेश्चन भी आपसे स्टेजेस से रिलेटेड पूछे जाने के चांसेस इस बार बन जाते हैं। तो आप अच्छे से ये स्टेजेस रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरल स्टेज। ये हमने जो है वो डिटेल्ड वीडियो में, अगर आपको इन स्टेजेस के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये डिटेल्ड हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में भी जान सकते हैं। डिटेल्ड में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है इस थ्योरी में। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसकी थ्योरी है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ये आप याद रखेंगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ओके जी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो एक ह्यूमन की किस तरीके से जो है वो सोशल डेवलपमेंट होती है। तो जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये थ्योरी जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी है। तो जिसमें जो है वो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की इन थ्योरी में बात की थी। कौन कौन सी थी वो 8 स्टेजेस, वो देख लेते हैं। और साथ ही हम एक एरिक एरिक्सन से पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि एरिक एरिक्सन ने यही कहा था कि एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड, कि ये स्टेटमेंट में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में कराई थी कि ये स्टेटमेंट किसने दी है कि एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये एरिक एरिक्सन की एक स्टेटमेंट है। तो हम 8 स्टेजेस देख लेते हैं एरिक एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी थी। ये एक तरीके की रिवीजन वीडियो है, तो हम डिटेल्ड में तो हम इन थ्योरीज को नहीं देखेंगे, आपका एक तरीके से रिवीजन में करा दूंगा कि कौन कौन से स्टेजेस दिए हैं। अगर आपको डिटेल में ये थ्योरी देखनी है तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पूरी हमने 21 चैप्टर डिटेल में की है, तो वहां से आप ये थ्योरीज डिटेल में आप देख सकते हैं। तो स्टेजेस 8 स्टेजेस की बात की थी एरिक एरिक्सन ने। कौन कौन से? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी। 5th स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 6th स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 7th स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड 8th स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो मैंने ये डिटेल्ड में सभी स्टेजेस आपको डिटेल्ड वीडियो में आपको समझाई है, तो आप उसे आप जरूर देख लें। इसकी ट्रिक भी है एक याद करने की, TAI4GE, यानी कि T से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A से ऑटोनॉमी वर्सेस शेप,
शेम, आई 4 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और ई से है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इस तरीके से भी आप ये सभी स्टेजेस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमने अभी तक कौन कौन सी थ्योरीज रिवाइज कर ली। हमने सबसे पहले जो है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी रिवाइज की, जो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी थी, जिसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात सिगमंड फ्रूड ने की थी, और इड, ईगो और सुपर ईगो जैसे कंसेप्ट भी इसी थ्योरी में हमने पढ़े। नेक्स्ट थ्योरी हमने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, जिसमें जो है वो सिगमंड फ्रूड ने जो है वो 5 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी 5 स्टेजेस थी वो भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, जिसमें उसने 8 स्टेजेस की बात की थी। इसके बाद अब हम कॉग्निटिव थ्योरी को यहां पर देखने वाले हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पियाजे की थ्योरी, विगोट्स्की की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पियाजे की थ्योरी में आपको याद रखना है कि सबसे पहले पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या कॉग्निटिव जो वर्ड होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है। तो जीन पियाजे इनका पूरा नाम था। जीन पियाजे के बारे में आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को ही फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, जीन पियाजे जो है वो कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था? तो स्विट्जरलैंड का साइकोलॉजिस्ट था, ये भी आप याद रखेंगे। और ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। जीन पियाजे की एक बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ने क्या कहा था कि एक जो डेवलपमेंट होती है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाकी सभी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जीन पियाजे ने ये कहा था कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बेस्ड अपॉन थिंकिंग ये किसने कहा था? तो ये जीन पियाजे ने कहा था। और लिटिल साइंटिस्ट चिल्ड्रंस को किसने कहा था? ये भी जीन पियाजे ने कहा था। इतने पॉइंट आप जीन पियाजे से याद रखेंगे। उसके बाद आप जीन पियाजे की थ्योरी में हम यही यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि 4 स्टेजेस की बात जीन पियाजे ने इस थ्योरी में की थी। कौन कौन सी 4 स्टेजेस थी वो? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 0 से 2 इयर्स तक होती है सेंसरी मोटर स्टेज, इन्फेंसी स्टेज भी इसे, ये जो टाइम पीरियड है ये इन्फेंसी स्टेज का टाइम पीरियड है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है जीन पियाजे की। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 6 इयर्स तक होती है, अर्ली चाइल्डहुड। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 to 11 इयर्स तक चलती है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि 12 to 15 इयर्स तक चलती है, एडोलेसेंस की ये स्टेज होती है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर कर लेते हैं कि एस्टिमुलेशन और अकोमोडेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है कि स्कीमा समझना होता है कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं। स्कीमा आपको याद रखना है कि स्कीमा होता है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये स्कीमा होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है पैकेट्स के फॉर्म में लॉन्ग टर्म मेमोरी को, उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा तो स्कीमा एक तरीके से स्टोरेज होती है, ये आप याद रखेंगे। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन, ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ है। तो एसिमुलेशन क्या होता है? ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा। आपके कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर हम उस इन्फॉर्मेशन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसे एसिमुलेशन कहते हैं। और अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो इन्फॉर्मेशन होगी अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं इसका दूंगा, एग्जांपल है जैसे कैट हैज़ 4 लेग्स। कैट हैज़ 4 लेग्स, आपने एक बच्चे ने एक कैट देखी होगी तो उसने नोटिस किया होगा तो कि 4 लेग्स जो होती है वो कैट की होती है। तब क्या होता है कि पर्सन बाय विच पर्सन टेक्स मटेरियल इनटू हिज माइंड फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो उसे एस्टिमुलेशन कहते हैं कि इन्वायरमेंट से जब कोई पर्सन जो है वो सीखता है तो उसे एस्टिमुलेशन एक तरीके से कहते हैं। और अगर क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कीमा में ऐड कर दी एक ह्यूमन ने कि कैट की जो है वो 4 लेग्स होती है तो उसे एसिमुलेशन कहते हैं। तो क्या हुआ, एक बच्चे ने क्या हुआ, डॉग को उसके बाद देखा, कैट के बाद उसने क्या नोटिस किया कि डॉग की भी 4 लेग्स होती है। उसके बाद उसने देखा कऊ को, एक बच्चे ने देखा तो उसने देखा कि कऊ की भी 4 लेग्स
लेग्स हैं। तो उसके बाद क्या किया उसने, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया एक तरीके से। मॉडिफाई क्या किया कि सभी एनिमल्स की जो मैक्सिमम जो एनिमल होते हैं इन जनरल 4 लेग्स ही उनकी होती है। तो ये अकोमोडेशन होता है मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन। ओके, ये हो गया एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा से रिलेटेड पॉइंट्स की बात। तो हम 4 स्टेजेस की बात इससे पहले कर रहे थे, जो जीन पियाजे की थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 स्टेजेस की बात जीन पियाजे ने की थी। तो सेंसरी मोटर स्टेज मैंने आपको बताया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेंसरी मोटर स्टेज टाइम पीरियड क्या है, 0 से 2 ईयर्स होता है टाइम पीरियड। इस यहाँ पे क्या होता है कि सेंसेस आर टीचर, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, सेंसेस आर टीचर, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, यानी कि बच्चा क्या होता है, अगर बच्चे के सामने जो चीज़ है वही उसके माइंड में रहती है, अगर वो चीज़ उससे दूर ले जाया जाए तो वो चीज़ उसके माइंड से हट जाती है, ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। रिफ्लेक्स एक्शंस इमिटेट करता है बच्चा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो बच्चे का सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है सेंसरी मोटर स्टेज की। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 to 6 ईयर तक, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो होती है, जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन हो जाती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में बिगिन हो जाती है बच्चे की, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकेबुलरी, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक्वायर वोकेबुलरी करना जो है वो चिल्ड्रन कब शुरू कर देता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में शुरू कर देता है। सिंबॉलिक थॉट जो है वो बच्चा जो है वो समझ जाता है। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, एनिमिस्टिक थिंकिंग करता है और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, नो लॉजिक नो रिवर्सिबिलिटी, कोई लॉजिक नहीं होता है जो है बच्चे में इस टाइम, कोई रिवर्सिबिलिटी का रूल उसे पता नहीं होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम पढ़ते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है, रीजनिंग एंड अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो बच्चे को रीजनिंग जो है वो आ जाती है। कंजर्वेशन होती है, यानी कि वॉल्यूम का कंसेप्ट बच्चे को आ जाता है। क्लासिफिकेशन बच्चा कर देता है इस स्टेज में। सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी हो जाती है बच्चे को, और ईगोसेंट्रिज्म जो है वो लेस हो जाता है इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते। 7 to 11 ईयर्स तक ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि इस स्टेज की का जो है वो टाइम पीरियड क्या है, 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है वो बच्चा लगाना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो हमारी जो है वो अमूर्त चीज़ें जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, उसमें भी जो है वो बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा इस स्टेज में करना शुरू कर देता है। 11 to 15 ईयर्स तक ये स्टेज चलती है। ये हो गई जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात जो जीन पियाजे ने दी थी। उसके बाद कुछ पियाजे की एक स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये पियाजे की एक स्टेटमेंट है। तो ये हमने जीन पियाजे की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी डिस्कस कर ली। आपको अगर ये डिटेल्ड में अगर आपको ये वीडियो जो है वो पियाजे की वीडियो से अगर आपको डिटेल्ड में ये वीडियो आपको देखनी है, तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे एक एक पॉइंट जो है वो इसमें क्लियर मैंने आपको किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं विगोट्स्की की थ्योरी। विगोट्स्की की थ्योरी में क्या था, 3 फैक्टर जो है वो विगोट्स्की ने बताए थे। कौन कौन से, सोशियो कल्चर जो है वो सोशियो कल्चर थ्योरी भी विगोट्स्की की थ्योरी को कहते हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है वो विगोट्स्की ने क्या बताया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, 3 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कौन कौन से फैक्टर, सोशियो यानी कि सोशल इंटरेक्शन, कल्चर यानी कि कल्चर, और लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर जो है वो किसी भी इंसान के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके जी, ये विगोट्स्की ने बताया था। विगोट्स्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था, और डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो है वो विगोट्स्की ने बताया था। उसके बाद विगोट्स्की ने एमक्यू, स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी दिया था। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो जो है वो विगोट्स्की की थ्योरी वाली वीडियो है, वहां पर आप ये कंसेप्ट आप डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। विगोट्स्की ने यहाँ पे 3 टाइप्स की स्पीच की बात भी की थी। कौन कौन सी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। टाइम पीरियड कई बार आ जाता है कि 2 ईयर्स तक कौन सी स्पीच होती है, स्पेशल स्पीच। 3 ईयर्स में कौन सी होती है, प्राइवेट स्पीच, और 7 ईयर्स तक जो होती है वो इनर स्पीच होती है। जो ये प्राइवेट स्पीच होती है, ये साइन होता है सेल्फ रेगुलेशन का, और अकॉर्डिंग टू पियाजे जो प्राइवेट स्पीच है वो ईगोसेंट्रिज्म का साइन है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 4 तरीके की लर्निंग भी इसी थ्योरी में बताई थी विगोट्स्की की। कौन कौन सी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग और पीयर लर्निंग, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद
आप याद रखेंगे कि ये किसने कहा था, लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग, ये पियाजे ने कहा था, हमने पीछे भी ये पढ़ा। उसके बाद विगोर्स्की की दो इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट्स है, कौन कौन सी, थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, ये विगोर्स्की की ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है विगोर्स्की की, लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट प्ले वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी किसने कहा था, ये विगोर्स्की ने ये कहा था। ओके, ये हमने विगोर्स्की की थ्योरी एक बार रिवाइज कर ली। अब हम ब्रूनर की थ्योरी एक बार देख लेते हैं। ब्रूनर भी क्या था, एक अमेरिकन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था, जिसने भी जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी एक दी थी। उसने उसमें 3 तरीके के लर्निंग मोड्स के बारे में बताया था। कौन कौन से लर्निंग मोड्स, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। इनएक्टिव मोड जो होता है वो 0 से 3 years तक के बच्चे में होता है, आइकॉनिक मोड 3 to 7 years तक होता है, और सिंबॉलिक जो मोड है वो 8 और अबव तक के जो है वो बच्चे में चलता है। तो ये 3 मोड्स की बात जो है वो ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में की थी। इनएक्टिव मोड्स का मतलब है लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन। जो बच्चा क्या करता है, मूवमेंट और एक्शन से जो है वो सीखता है, रियल थिंग से सीखता है। आइकॉनिक का मतलब है कि इमेज बेस्ड लर्निंग होती है, आइकॉनिक यानी कि इमेज बेस्ड लर्निंग। और सिंबॉलिक में क्या होता है, लैंग्वेज या सिंबल बेस्ड लर्निंग जो होती है वो सिंबॉलिक मोड में जो है वो होती है। ये आप याद रखेंगे। जो ये स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट ब्रूनर ने दिया था, जो कि बाद में विगोर्स्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया था। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो ये ब्रूनर है, इसे स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या बताया था, स्पाइरल की तरह जो है वो लर्निंग हमारी होती है। कैसे, सबसे पहले हम न्यू कंटेंट सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम स्पाइरल की तरह फिर से उसे रिवाइज करते हैं, और तब जाके हमारी जब हम सीखते हैं, रिवाइज करते हैं, सीखते हैं, रिवाइज करते हैं, इस तरीके से जो हमारी लर्निंग चलती है, और लास्ट में हमारी मास्टरी उस चीज में हो जाती है। इसीलिए जो ये इसे स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहते हैं ब्रूनर को, क्योंकि ये इसने कंसेप्ट दिया था। तो ये हमने कुछ थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर ली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 थ्योरीज हमने रिवाइज कर ली। अब हम मॉरल डेवलपमेंट की कुछ जो है वो थ्योरी देख लेते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कोहलबर्ग की एक थ्योरी है, जिसमें कोहलबर्ग ने जो है वो एक हिंज डिलेमा की जो है वो बात जो है वो इसमें कोहलबर्ग ने की थी। हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में हिंज डिलेमा के बारे में आपको बताया था, तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो हमारी देख सकते हैं, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में क्या थे, 3 levels और 6 stages की बात अपने कोहलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में बताए थे। तो कौन कौन से थे वो 3 level? 3 level थे प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और 6 स्टेजेस थी कौन कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, सेकंड थी इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज भी जिसे कहते हैं, और टिट फॉर टैट स्टेज भी सेकंड स्टेज को कहते हैं। थर्ड स्टेज है गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज, फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट की स्टेज, और सिक्स्थ स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की स्टेज। तो ये 3 level और 6 स्टेजेस की बात मॉरल डेवलपमेंट में अपनी थ्योरीज में जो है वो कोहलबर्ग ने की थी। अब हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज को एक बार फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हमने कौन कौन सी बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हमने की है, सबसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, और 2 तरीके की कंडीशनिंग हमने यहाँ पर बिहेवियरल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। बिहेवियरिज्म के जो फादर हमने पढ़े हैं वो जॉन वॉटसन हमने पढ़े हैं, जॉन वॉटसन। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, जॉन वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। ओके, उसके बाद हम 2 तरीके की कंडीशनिंग पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज आती है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी 2 थ्योरीज आती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक पेवलोव की थ्योरी आती है और जॉन वॉटसन की थ्योरी आती है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक स्किनर की थ्योरी आती है, एक थॉर्नडाइक की थ्योरी आती है। लेकिन अगर आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर पूछे तो आप बताएंगे इवान पेवलोव, और अगर आपसे फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछे तो आप बताएंगे बीएफ स्किनर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद अब हम एक एक करके इन सभी 4 थ्योरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले पेवलोव की थ्योरी की बात करते हैं। पेवलोव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जिसमें पेवलोव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो थ्योरी हमने डिटेल्ड में जो है वो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो हमने डिटेल्ड में की थी। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखी है तो आप जरूर जो है वो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये डिटेल में ये थ्योरी देख लेंगे। ओके, तो इस थ्योरी में क्या है कि इस थ्योरी में क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं कि यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि पेवलोव की थ्योरी में जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। तो पेवलोव की थ्योरी में जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है फूड। ओके, ये थ्योरी क्या थी, सबसे पहले क्या होता है कि इस थ्योरी में क्या होता है, पेवलोव क्या करता है, एक दिन क्या करता है कि फूड क्या करता है, देता है एक
डॉग को। फूड देने से क्या होता है कि डॉग के जो है वो सलाइवा जनरेट हो जाता है डॉग के मुंह से। तो फूड एक तरीके से जो है वो पेवलोव की थ्योरी में क्या होता है, स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस मैंने आपको समझाया था कि स्टिमुलस ऐसी चीज होती है जिससे जो है वो कोई बिहेवियरल चेंज हो रहा हो। तो डॉग के फूड से क्या हुआ, बिहेवियरल चेंज हुआ डॉग के मन में, तो उससे सलाइवा जनरेट हुआ। तो फूड एक तरीके से क्या हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ, अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है पेवलोव की थ्योरी में, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवा। ओके, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है पेवलोव की थ्योरी में, तो कंडीशन स्टिमुलस होता है बेल। और उसके बाद जो कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है वो होता है सलाइवा। इस थ्योरी में क्या था कि पेवलोव क्या करता है, सबसे पहले एक डॉग को फूड देता है, फूड से क्या होता है, डॉग जो है वो सलाइवा जनरेट करता है। उसके बाद क्या करता है पेवलोव की एक बेल बजाता है, बेल बजाने से डॉग क्या करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके बाद क्या करता है पेवलोव की बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है कि डॉग को क्या करता है, फूड देता है, और डॉग क्या करता है, उसको देख के सलाइवा जनरेट करता है। अब थोड़े दिनों बाद जो है वो पेवलोव यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है और क्या करता है कि जब फूड देता है और साथ में बेल भी बजाता है, जब फूड वो पेवलोव उस डॉग को देता था। तो अब डॉग को क्या लगता है कि जब बेल बजेगी तभी जो है वो खाना आएगा। तो उसके बाद जब बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है पेवलोव कि जब फूड देता था और साथ में बेल बजाता था तो क्या होता था, डॉग के जो है वो सलाइवा जो है वो डॉग जनरेट करता था। एक दिन पेवलोव ने क्या किया, सिर्फ बेल बजाई, तो बेल के सुनकर डॉग को क्या लगा कि उसका फूड आ गया, तो उसने बेल की आवाज सुनकर ही सलाइवा जनरेट कर दिया। तो कंडीशनड स्टिमुलस एक तरीके से क्या हुआ, बेल एक तरीके से कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, और सलाइवा क्या हुआ, कंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। तो अगर आपने ये वीडियो जो है वो हमारी ये पेवलोव की थ्योरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट हमारी बनी है, वहां से आप ये थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे। वहां पे हमने ये डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो यहां से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस थ्योरी में, जिस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से यही क्वेश्चन ऐसे ऐसे यहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है जेबी वॉटसन की थ्योरी। जेबी वॉटसन की थ्योरी भी एक जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, जो कि एक लिटिल एल्बर्ट नाम के बच्चे पे जो है वो ये थ्योरी जो है वो जेबी वॉटसन ने की थी, जिसमें भी यही क्वेश्चन बनते हैं कि अनकंडीशनड स्टिमुलस इस थ्योरी में कौन था, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस साउंड था, और अनकंडीशनड जो रिस्पॉन्स था उसका फियर था। और इस थ्योरी में कंडीशनड स्टिमुलस रैट था और कंडीशनड रिस्पॉन्स फियर था। ये आप याद रखेंगे। तो ये थ्योरीज भी आप हमारी जो है वो डिटेल्ड वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो रैट और फियर कंडीशन स्टिमुलस थे, और साउंड और फियर अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स थे। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को भी थोड़ा देख लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में कौन कौन सी थ्योरीज आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक आती है बीएफ स्किनर की थ्योरी, एक आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी। बीएफ स्किनर की जो स्किनर था उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। यहां से इस थ्योरी से क्या क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किस पे ऊपर बेस्ड थी, तो ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड के ऊपर ये बेस्ड थ्योरी थी। जो है वो इसमें जो है वो रैट को एक स्किनर बॉक्स में जो है वो रख दिया जाता था, और वहां पे क्या होते थे, दो लीवर लगे होते थे। अगर वो एक लीवर को प्रेस करता था तो एक से फूड आता था, और अगर दूसरे लीवर को प्रेस करता था तो उसे करंट लगता था। तब क्या हुआ कि उस रैट ने क्या किया, ये सीख लिया कि जब मैं फर्स्ट जो लीवर को प्रेस करूंगा तो फूड आएगा, तो वो बार बार उसी जो है वो लीवर को प्रेस करता था और फूड खा लेता था। तो ये थी कुछ स्किनर की थ्योरी जो हमने जो है वो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड थ्योरी पढ़ी। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ से शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फिक्स्ड इंटरवल पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या होती है। तो यहाँ से भी हमने डिटेल्ड वीडियो में क्वेश्चन किए हुए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो ये सेक्शन भी आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद थॉर्नडाइक की थ्योरी हम देख लेते हैं, जो एक तरीके की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, जो एक तरीके की एसआर थ्योरी थी। थॉर्नडाइक ने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि कैट को एक बॉक्स में बंद कर देता है और बॉक्स के बाहर क्या करता है, एक फिश को रखता है। कैट ने क्या किया, अगर जब वो गलती से क्या किया, जब फिश को देख के क्या हुआ, कैट उस बॉक्स में उछल कूद करना स्टार्ट कर देती है। जब गलती से कैट का पांव एक लीवर पर पड़ता है, एक बटन पे पड़ता है, वो बॉक्स जो है वो खुल जाता है और कैट क्या करती है, बाहर आके जो है वो फिश को खा लेती है। तो बाद में जब कैट बार बार जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है तो कैट ये जान लेती है कि जो लीवर प्रेस करने से जो बॉक्स खुल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का जो है वो एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था, जिससे जो है वो कुछ लॉज जो है वो
थॉर्नडाइक ने अपनी इस थ्योरी में दिए थे, जिसमें प्राइमरी लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लॉ में 3 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। ये आप याद रखेंगे। और कुछ सेकेंडरी लॉज भी है जिन्हें भी आप यहाँ से देख लेंगे कि कौन कौन से सेकेंडरी लॉ है, जैसे लॉ ऑफ प्राइमेसी प्रायोरिटी, लॉ ऑफ रिसेंसी, इस तरीके के कुछ 6-7 लॉ है सेकेंडरी लॉज में, ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद एक थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी इस थ्योरी का नाम है। ये थ्योरी किसने दी है? ये एल्बर्ट बेंडुरा की थ्योरी है, जिसमें जो है वो एल्बर्ट बेंडुरा ने कहा था कि जो हमारी लर्निंग होती है वो कैसे होती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, इमिटेशन के थ्रू होती है। जो हम अपने रोल मॉडल से सीखते हैं, वहां से हम जो है वो लर्निंग करते हैं। ओके, तो इस थ्योरी में यही था। और ये जो थ्योरी थी, इसमें जो है वो एल्बर्ट बेंडुरा ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक चाइल्ड एंड बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो, ये इस थ्योरी पे जो है वो एल्बर्ट बेंडुरा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, चाइल्ड एंड बोबो डॉल। ओके, इसमें जो है वो 4 की प्रोसेसेस बताई थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की एल्बर्ट बेंडुरा ने। कौन कौन सी? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये 4 की पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और थ्योरीज है, जैसे थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। ये थ्योरी किसकी है? ये अब्राहम मास्लो की थ्योरी है, जिसमें 5 स्टेजेस की बात मास्लो ने इस थ्योरी में की है। कौन कौन सी 5 स्टेजेस? फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 स्टेजेस की बात जो है वो मास्लो ने अपनी थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स में की थी। एक और थ्योरीज है, जैसे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी किसने दी? तो ये वोल्फगैंग कोहलर ने ये इनसाइड थ्योरी दी थी। कोहलर कौन थे? एक गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे, जिसमें जो है वो इनसाइड थ्योरी में एक चिंपैंजी के ऊपर जो है वो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। एक और थ्योरी है पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी, ऑलपोर्ट की थ्योरी, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जिसमें ऑलपोर्ट ने 3 ट्रेड्स की बात की थी। कौन कौन से? कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड और सेकेंडरी ट्रेड। तो ये हमने आज की वीडियो में जो है वो सभी थ्योरीज के बारे में आज हमने एक तरीके से रिवीजन हमने किया है। अगर आपको डिटेल्ड में ये थ्योरी देखनी है तो आप हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये सभी थ्योरीज आप देख सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने सजेशन देंगे कि किस तरीके की वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियो के रूप में हम आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।